Assalamu alaikum, dear viewers. Today is the last final part of our chapter, that is working of institutions, that is the judiciary. वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में इस चैप्टर में हमने जो लास्ट फाइनल पार्ट रह गया, दैट इज द जुडिशरी. जैसा कि चैप्टर की शुरुआत में मैंने एक ऑफिस मेमोरेंडम की बात की, एक गवर्नमेंट ऑर्डर की बात की कि किस तरह वो गवर्नमेंट ऑर्डर फिर पॉइंट ऑफ क्लैश बन गया. ठीक, तो उसी ऑर्डर के माध्यम से हमने अलग अलग समझने की कोशिश की. रोल ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, रोल ऑफ जुडिशरी, या ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये समझने की कोशिश की. आज फिर से हम उसी से शुरू करते हैं कि जो ऑफिस मेमोरेंडम, यानी कि जो एक असल में एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें फिर क्लैश बन गया. ठीक, यानी लोगों ने उसके खिलाफ हड़ताल की, प्रोटेस्ट किए, क्योंकि कुछ का मानना था कि ये सही है, कुछ कह रहे थे ये गलत है. फिर जब एक सूरत हाल बन गई कि लोगों में जो प्रोटेस्ट है, पीपल वर डिवाइडेड, तो वहाँ पे जो फिर ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है ये फिर रिजॉल्व हुआ. कैसे रिजॉल्व हुआ? थ्रू द जुडिशरी. ठीक है. अब एक सिचुएशन आप जहन में रखिए कि अगर उस वक्त मसलन सुप्रीम कोर्ट जैसा इंस्टीट्यूशन नहीं होता, तब क्या होता? इफ देयर वुड हैव बीन नथिंग लाइक ए सुप्रीम कोर्ट, व्हाट वुड हैव हैपेंड? तब क्या हो सकता था? ठीक है. अच्छा, अब अगर सुप्रीम कोर्ट होता भी, सुप्रीम कोर्ट के पास गवर्नमेंट जो वर्किंग है, गवर्नमेंट जो एक्शंस है, वो उस पे बात करने का जो पावर है वो अगर नहीं होता, साथ ही साथ इफ नो वन ट्रस्टेड वर्डिक्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को पावर होता भी कि गवर्नमेंट एक्शंस जो है, गवर्नमेंट एक्शंस पे अपनी राय दे, अगर वो पावर होता भी, फिर लोग उस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते. अब अगर ट्रस्ट भी करते, इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जिन लोगों ने अपील की, अगर उन्होंने ऑर्डर नहीं माना होता, तब क्या होता? ठीक है, आप बात समझ रहे हैं ना? यानी कि जो गवर्नमेंट ऑर्डर जारी हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है दैट इज बेंडिंग ऑन ऑल, दैट इज बेंडिंग ऑन ऑल. अब अगर इस तरह सिचुएशन होती कि सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट होता भी लेकिन सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज हैं, एक्शंस हैं, वो उस दायरे में, सुप्रीम कोर्ट के पावर के दायरे में नहीं आते. अगर आते भी, फिर जो लोग हैं वो ट्रस्ट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट पे. ठीक है, अगर ट्रस्ट भी करते, लेकिन जिन्होंने अपील की इस गवर्नमेंट के इस एक्शन के खिलाफ, अगर वो इसको नहीं मानते, इस ऑर्डर को, जो डायरेक्शन, जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी, अगर वो नहीं मानते, तब क्या होता? ठीक है. इसीलिए जो जुडिशरी है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द डेमोक्रेसीज. ठीक है, क्योंकि ये जुडिशरी हर जो जमहूरियत है उसमें इंडिपेंडेंट होती है. ठीक है, इंडिपेंडेंट कैरेक्टर इसीलिए है क्योंकि ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती है जुडिशरी. लिहाजा इसका जो भी जजमेंट है दैट इज बेंडिंग ऑन ऑल, राइट. तो दैट इज व्हाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी. यानी कि अब ये जुडिशरी क्या है? ऑल द कोर्ट्स इन ए कंट्री और पुट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जुडिशरी. यानी एक मुल्क में जितने भी कोर्ट्स हैं, जितने भी अदालतें हैं, ठीक, ये सब मिला के जुडिशरी
इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी बनाते हैं, राइट। ठीक है, इसमें क्या क्या है, अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात करें, इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज फॉर द एंटायर नेशन, पूरे मुल्क के लिए, हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल लेवल, राइट। तो ये जो निज़ाम है, निज़ाम अदलिया है, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, यानी ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी इज एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, राइट। अब इंडियन डेमोक्रेसी की बात, इंडियन जुडिशरी की अगर हम बात करें, तो इसमें जो इंडियन जुडिशरी है, इट कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और लोकल लेवल. This is the system of integrated judiciary. By integrated judiciary, we mean that these are connected to each other, right? तो इनका जो हेड है, इनका जो हाईएस्ट कोर्ट है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। ये जो तमाम बाकी कोर्ट्स हैं एक मुल्क में, जितने भी हिंदुस्तान, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जितने भी कोर्ट्स हैं, इनका एक हेड कोर्ट है, यानी हाईएस्ट कोर्ट है, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट। ये तमाम बाकी कोर्ट्स जो है, these are controlled by the supreme court. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जब इनको कंट्रोल करता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देता है, it is the decision of supreme court is binding on all other courts, right? अब सुप्रीम कोर्ट के दायरे में, जुरिस्डिक्शन में जो केसेस हैं, ये चूंकि इंटायर नेशन के लिए हैं, लिहाजा ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये इसमें केसेस between citizens of a country, ठीक, between citizens and government, two or more states, यानी ये जो केसेस, इनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए between the citizens of a country, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट, between the citizens and government, between two or more states, between the state government and the union government, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में अपना जो केस है, डिस्प्यूट है, उसको वहाँ पे रिजॉल्व करा सकते हैं। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है, दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, बोथ इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। अब अगर हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करें, व्हाट डू वी मीन बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी? By independence of judiciary, we mean the judiciary is independent. It acts on its own. It is not under the control of the parliament, under the control of the executive or the legislature. ना ये legislature के कंट्रोल में है, और ना ही ये एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में है, यानी ना गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और ना ही लेजिस्लेचर के, पार्लियामेंट के कंट्रोल में है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इट इज इंडिपेंडेंट, इट वर्क्स on its own. That is why it is considered essential in a democratic government. ठीक है, अब अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं, सीनियर मोस्ट जज इज अपॉइंटेड एज द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीनियर मोस्ट जज। फिर जो बाकी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के, they are elected by the president, they are appointed by the president on the advice of prime minister in consultation with the chief justice of India. ठीक है, तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ जो जुडिशरी है वो सामने आ रहा है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये चूंकि अपॉइंट करते हैं इन्हें प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब अगर जज के जो कैरेक्टर हैं या जज के खिलाफ कोई केस, तो जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, दी कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द पार्लियामेंट, बाय द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बल्कि ये जो इन्हें रिमूव करते हैं एक प्रोसीजर के तहत, दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट। ठीक है, इम्पीचमेंट मीन्स, इम्पीचमेंट मोशन सुप्रीम, ये जो पार्लियामेंट है उससे वहाँ से पास होती है किसी जज के खिलाफ। अगर
कोई शिकायत हो तो उसके खिलाफ फिर इम्पीचमेंट होती है, और इम्पीचमेंट जो है दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के जो है उन्होंने वो पास करना होता है कि then only the judge is removed, then only the judge is removed. तो जो भी जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, they are removed through impeachment. ठीक है। अब पावर अगर हम इन जजेस की अगर इनका पावर देखें तो इनका जो पावर है, पहले ही कहा इंडिपेंडेंट होती है, लिहाजा इनका जो पावर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस अंदाज से है कि दे कैन वैलिडेट और इनवैलिडेट एनी लॉ इन ए कंट्री। ठीक है। लेजिस्लेचर में जो भी कानून बनेगा या स्टेट असेंबलीज में या कहीं पे भी कोई पॉलिसी डिसीजन, ठीक है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उस लॉ को इनवैलिडेट कर सकता है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉज है वो सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंस दैट। ठीक है। या इनवैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइंस दैट। ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट के किसी एक्शन या किसी पॉलिसी या किसी कानून को लेके सुप्रीम कोर्ट में कोई अर्जी दायर होती है तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट के जज, क्योंकि इनके पास पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन शॉर्ट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन मतलब जारी किया है कि गवर्नमेंट कैन नॉट, पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो अगर कोई मतलब इनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसी पॉलिसी को लेके या किसी एक्शन को लेके अपील होती है तो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उसको सुन के मतलब देख के फिर अपनी राय देते हैं। अगर मतलब वो उसको रोक भी सकते हैं, उसको लीगल भी करार दे सकते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। अगर जो ये पॉलिसी है, कोई एक्शन है गवर्नमेंट का, तो दैट इज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट लुक minutely and if they think that the action is not valid, they can invalidate that very action or that very law. This is called the judicial review. साथ ही साथ एक और जो सुप्रीम कोर्ट का जो पावर, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज़ नाउ एक किस्म का जुडिशियल एक्टिविज्म हम इसको कह सकते हैं कि लोग गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी जो केस है सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं। ठीक है। अगर लोगों को कहीं पे लगा कि कोई एक्शन, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की जो है वो लोगों के खिलाफ है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कैन हियर दैट केस एज वेल। दैट इज कॉल्ड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के पब्लिक के इंटरेस्ट में जो ये कोई एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने, इससे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो हर्ट होती है, लिहाजा एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कैन हियर दैट एज वेल। ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा, जुडिशरी इज इम्पॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेसी, विदाउट जुडिशरी डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क। ठीक है। तो जो भी राइट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के राइट्स, सिटीजन्स के राइट्स होते हैं, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द जो ये सेफगार्ड करता है उन तमाम राइट्स को, इज द कस्टोडियन ऑफ, सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट ये जो वायलेट नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है। आज इतना ही, आगे हम
नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज ये जो चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इसी के साथ ये ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।